हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आई एम प्रफुल शर्मा। यस्टरडे हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें हम लोगों ने एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिस्कस की थी और आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो कल जो वीडियो अपलोड की गई उसमें कई सारे फीडबैक्स आए, कई सारे अप्रिशिएशन मिले, कुछ गलतियां पता चली, कुछ मिनिमम सी कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। बट जो वीडियो क्वालिटी है और इस टाइम जो वीडियो बनाने के लिए जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट्स या जो भी हैं वो मिनिमम है, कम से कम है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नया नहीं हो सकता, जो है इसी में काम चलाना है जब तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा समझा था और हम लोगों ने ये समझा था कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप का मतलब क्या। आज हम लोग पहले उसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, मैंने जैसा बताया था कि अकाउंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप कल मैंने आपको बता दी थी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फ़र्म। फ़र्म के साथ साथ कई और चीज़ें हैं जिसमें कि पार्टनरशिप्स के नेचर क्या होते हैं, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के कुछ राइट्स जो होते हैं पार्टनर्स के वो क्या होते हैं, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट्स क्या होते हैं। आज हम लोग एक ब्रॉड थ्योरी का फॉर्मेट कंप्लीट करने को कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल मैंने जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई थी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो कल मैंने बताया था पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप between the persons who have agreed to share profit and losses। यहाँ तक कल हम लोगों ने इस पे देखा था। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई थी कि एग्री जो करते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करते हैं, पार्टनरशिप होती है। यहाँ पे लेकिन जो एग्रीमेंट होता है वो पर्सन्स में होता है। तो ये जो पर्सन्स होते हैं, यहाँ मैंने 3 पर्सन बना रखे हैं, ए, बी और सी। इन पर्सन्स को अगर हम इंडिविजुअली कहें, ये इंडिविजुअली जो एग्री करते हैं प्रॉफिट और लॉस शेयर करने को, ये पर्सन्स जो हैं, ये पर्सन क्या कहलाते हैं, ये पर्सन्स कहलाते हैं पार्टनर्स। ये है पार्टनर। पार्टनर्स उन पर्सन्स को बोला जाता है जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। कि 3-4 लोग, जो कल मैंने बताया था कि एग्जांपल भी दिया था कि 3 लोग मिल गए, उनका एक लीगल बिजनेस का मोटिव है, एक स्पेसिफिक पर्पस उनका है कि बिजनेस करना है, हमको एक लीगल बिजनेस करना है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना है। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स, ये जो पर्सन्स मिले हैं, इनको हम पार्टनर कहेंगे। ठीक है, तो पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर पार्टनर ए, फर्स्ट सेकंड पार्टनर पार्टनर बी, थर्ड पार्टनर पार्टनर सी। अगर यही बात मैं कहूँ कि इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, इन तीनों लोगों की बात अगर हम एक साथ करें तो इनको हम क्या कहेंगे। इनको हम कहेंगे, जब हम तीनों पार्टनर्स के एक साथ बात करेंगे तो हम इनको पार्टनर्स ना कह के हम इनको एक फर्म कहेंगे, क्योंकि ये तीनों लोग मिल चुके हैं और ये तीनों लोग मिलने के बाद अब एक फर्म को ज्वाइन करेंगे, एक फर्म को क्रिएट करेंगे। और इनका क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पस, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसको शेयर करेंगे। तो ये हमारा एक फर्म का कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट फर्म का, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्म और पार्टनर में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जब इंडिविजुअल कोई पर्सन होता है जो पार्टनरशिप में एंट्री करता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंट्री करता है, तब तक हम उसको पार्टनर कहते हैं। जब वो तीनों म्यूचुअल एग्रीमेंट उनका हो जाता है और वो तीनों बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम उसको फर्म कहने लगते हैं। मतलब तीनों मिलके क्या क्रिएट कर देते हैं, फर्म क्रिएट कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? तो पार्टनरशिप, पार्टनर्स क्या होते हैं समझ में आ गया, फर्म क्या होता है समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं कि पार्टनर्स एंटर करते हैं जो पार्टनरशिप में, अपना बिजनेस मोटिव होता है, लीगल बिजनेस मोटिव होता है, इंडिविजुअली आते हैं उनको पार्टनर कहते हैं, और जब वो कलेक्टिवली एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उनको फर्म कहने लगते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो बिजनेस होता है ये किसी एक नेम के अंडर में होता है। अब ये तीनों मिल गए हैं तो किसी एक नेम के अंडर में बिजनेस करेंगे, और वो जो नेम होगा फर्म का, वो फर्म नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो फर्म नेम कहलाएगा। मतलब कि तीनों आए, तीनों पार्टनर थे, इंडिविजुअल जब तक थे पार्टनर थे, तीनों ने एग्रीमेंट कर लिया, तीनों मिल गए, और जब तीनों एग्रीमेंट करने के बाद तीनों मिल चुके हैं तो अब वो कहलाने लगे हैं फर्म। और जब ये इन्होंने फर्म क्रिएट कर ली तो एक नेम के अंडर ये लोग काम करेंगे, और जो नेम होगा वो उसको कहेंगे हम लोग फर्म नेम। क्लियर?
ये तो थी पार्टनरशिप में एक बेसिक सी बात, जिसको हम लोग फर्म एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसको बस थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि हम लोग हर बार ये नहीं कहेंगे कि जब आगे चल के कि ये कोई कंपनी है या ये पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स तो हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली सबकी बात की जाएगी तो हम लोग पूरी फर्म को कहेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे फर्म को। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का। तो हमें ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो पार्टनरशिप होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अब ये कैसे समझ में आएगा? हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हमें सेपरेट लीगल एंटिटी पता है तो हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि जो बोली मैंने लाइन उसका मतलब क्या है, हम लोग उस मतलब को समझें। अब बात समझो कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्चुअल मतलब होता है, सपोज गेस करो कोई पर्सन था एक्स, उसने केस किया पार्टनरशिप फर्म पे, ठीक है, एक्स स्यू ऑन पार्टनरशिप फर्म। तो अब ये जो केस इसने किया है, तो ये केस क्या फर्म पे होगा कि इन पार्टनर्स पे होगा? अब ये जब हम लोग आगे कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी केस करता है तो वो कंपनी में माना जाता है, उसके मेंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पार्टनरशिप के केस में सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी पे केस करता है तो उसकी पूरी की पूरी जो लायबिलिटी होगी वो पार्टनर्स की होगी, जो कुछ भी बियर करना होगा वो पार्टनर्स को ही बियर करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे है कि इनकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो पार्टनरशिप में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई भी प्लेस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर? अगर बैंकरप्ट होते हैं, बैंकरप्ट हो गए समझो। अब बैंकरप्ट पे एक हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बंदा बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट का मतलब यहाँ पे किसको किसको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बैंकरप्ट का एक्चुअल मतलब होता है कि हम लाइबिलिटी जो हमारी हैं, क्रेडिटर्स वगैरह हैं, जो हमारा लोन है हम उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको वापस पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। अब जब हम पे नहीं कर पा रहे हैं, हमने फर्म के नाम से लोन ले रखा है या कोई भी क्रेडिटर्स हैं, और अगर हम बैंकरप्ट होते हैं, हम पे नहीं कर पा रहे हैं, पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को, तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो जाएगी कि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती नहीं है, तो ये पार्टनर्स जितने हैं इनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के अपनी जो फर्म का पैसा है, जो लाइबिलिटी है, उसको पे ऑफ करना होगा। लाइबिलिटी खत्म करने के लिए इन पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। कोई भी पार्टनर फर्म की लायबिलिटी से अलग नहीं होता। क्लियर? अगर कोई भी डेफिसिट होता है, कोई भी लॉस होता है, तो उसको बियर पूरा का पूरा पार्टनर्स ही करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग एक बेसिक चीज़ देखेंगे। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा हमारे लिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल फीचर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स के बारे में। किसके फीचर्स? पार्टनरशिप के फीचर्स। ये बात सबको पता होगी कि फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोले जाते हैं, तो चाहे वो हम बोले फीचर्स या हम बोले कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बाद बराबर ही है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप में एक बेसिक फीचर्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये आता है कि सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है, टू और मोर पर्सन। हमारी पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम ये बात तो क्लियर होगी कि 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब तक 2 लोग नहीं होंगे तो एग्रीमेंट कैसा? अगर मैं सेल्फ खड़ा हो जाऊं, खुद से एग्रीमेंट करूं, तो ये कोई बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक मैं हूं और एक मेरे साथ कोई अदर पर्सन हो। हम दोनों मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं, और जब वो एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप कहलाने लगेगा। तो यहाँ पे सेम बात है कि कम से कम 2 लोग और 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में। ठीक। अब लेकिन एक बात और होती है, बात ये होती है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। उसकी बात अभी हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हम करेंगे, ये एग्रीमेंट जो होगा,
ये हमेशा याद रखना कि पर्सन जो हो वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कैसा पर्सन होना चाहिए कि सपोज करो कोई बंदा ए था और कोई बंदा बी था, दो लोग थे, दोनों ने कहा हम एक एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ये ए जो था और ये बी था, इन्होंने एग्रीमेंट करने की सोची, चलो भाई ठीक है एग्रीमेंट कर लेंगे। फिर प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि जो बी था ये कॉम्पिटेंट नहीं था। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब ये होता है कि वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, वो पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट समझो। मैंने क्या कहा कि वो बंदा जिससे एग्रीमेंट करना है वो माइनर ना हो, दोनों में कोई भी, ये कंडीशन दोनों के लिए है। वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। बात समझिए, मैंने आपको कहा कि हम दो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक ए और बी। सपोज मैं एक एग्रीमेंट करने जा रहा हूं या एक बंदा ए है एक एग्रीमेंट करने जा रहा है और ये जो बी था ये माइनर है। माइनर का मतलब 18 प्लस नहीं है, अभी 18 ईयर्स का नहीं हुआ है। तो अब जो एग्रीमेंट ए और बी करेंगे वो एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर कोई बंदा माइनर है, एक भी कोई पर्सन माइनर है, तो वो फिर पार्टनरशिप, वो एग्रीमेंट लीगल या वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, अनसाउंड माइंड, वो पागल नहीं होना चाहिए कि आप सोचो किसी पागल के साथ पार्टनरशिप कर लो, उसका दिमाग सही नहीं है, आपने उसको कुछ भी समझा दिया और कहा चलो पार्टनरशिप करते हैं, तो ये पार्टनरशिप भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। और थर्ड, उसके ऊपर कोर्ट से कोई केस नहीं, उसका मतलब कि उसके ऊपर कोई ऐसा कोर्ट से या लॉ ऑफ जस्टिस से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता है या वो किसी काम को नहीं कर सकता। अगर ऐसा है, उसके ऊपर कोर्ट से कोई केस है कि कोर्ट ने उसको बैन कर रखा है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो भी उसके साथ पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये 3 पॉइंट इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं कि जो 2 और मोर पर्सन की पार्टनरशिप होती है, ये 2 और मोर पर्सन की पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात हमें माइंड में रखनी होती है कि पार्टनरशिप तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में करेंगे, लेकिन जिनके साथ हम कर रहे हैं वो पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट फीचर हम लेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का साफ मतलब है कि कुछ टर्म्स और कंडीशन जिन पे 2 लोग 3 लोग जितने भी पार्टनर जो होंगे वो बैठ के अपनी कंसेंट देंगे, अपने यहाँ डिस्कशन करेंगे और अपनी कंसेंट के अकॉर्डिंग उन्हें एग्रीमेंट बनाएंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे। अब बात ये होती है कि पार्टनरशिप का मतलब ही यही होता है कि पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब एक एग्रीमेंट होता है। कल भी मैंने कहा था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब तक एक एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं मानी जा सकती है। पार्टनरशिप का मतलब है कि एक एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटन हो, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब लेकिन क्या ओरल के फायदे हैं, क्या रिटन के फायदे हैं, क्या ओरल के प्रॉज एंड कॉन्स, सब हम लोग जो डिस्कस करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट आगे जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी हमको ये पढ़ना है सिर्फ कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो या तो रिटन या ओरल होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं मानी जा सकती। क्लियर? अब हम लोग एक छोटी सी बात और देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट क्या होगा, किस बेसिस पे होगा, इसमें ऐसा एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा। तो एग्रीमेंट में हर वो चीज़ लिखी जाती है जो आगे हम लोगों को या पार्टनर्स को, जितने भी कंपनी के पार्टनर्स हैं उनको फॉलो करनी है। इसी एग्रीमेंट को अगर रिटन फॉर्म में किया गया है तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये हम लोग आगे और ब्रॉड फॉर्मेट में जानेंगे, लेकिन ये अभी समझ लो कि ये जो एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट अगर रिटन फॉर्म में है तो इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। ओरल एग्रीमेंट की सिचुएशन क्या होती है? ओरल एग्रीमेंट की सिचुएशन ये होती है कि आगे इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है और पार्टनर्स के रिलेशन आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और वहाँ पे ओरल एग्रीमेंट है तो पार्टनर्स वहाँ पे अपनी बात को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो कोई भी पार्टनर अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, सबको वो बातें फॉलो करनी पड़ेंगी जो पार्टनरशिप डीड में लिखी है, मतलब कि रिटर्न एग्रीमेंट में लिखी हुई है। तो इस पॉइंट से 3 बातें क्लियर हो गई कि फर्स्ट, पार्टनरशिप जो है हमेशा एग्जिस्टेंस में तब आती है जब एक एग्रीमेंट होता है, जो बात अभी मैंने बताई कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट
पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो एक म्यूचुअल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग पे होगा पार्टनर्स की, और रिटर्न ओरल कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर रिटर्न में है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने डिस्कस किए आपस में, जिन बातों पे वो एग्री किए, अगर वो रिटर्न फॉर्म में है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। ये 3 पॉइंट इस एक फीचर से या कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर पे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने फर्स्ट फीचर ये देखा कि 2 और मोर पर्सन, सेकंड फीचर हमने ये देखा एग्रीमेंट, थर्ड फीचर है बिजनेस। थर्ड फीचर हम किसकी बात करेंगे? थर्ड फीचर हम बात कर रहे हैं बिजनेस। बिजनेस, ये बिजनेस क्या होता है? अब देखो, बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो लीगल होना चाहिए, कब कोई भी गवर्नमेंट उसको बैन ना करे कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, जो काम है वो लीगल हो, और दूसरा हमारा मोटिव हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव से कोई भी लीगल काम किया जा रहा है वो बिजनेस है। मैंने कल भी बताया था कि अगर 3-4 लोग मिल जाएं और वो सोचे कि हम चोरी करेंगे, चोरी करके पैसे अपने जो भी या सामान इकट्ठा करेंगे, वो प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, तो ये प्रॉफिट की तो बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन दूसरी बात एक नहीं हो रही है जो है लीगल। ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि बिजनेस लीगल होना मस्ट है। अगर बिजनेस लीगल नहीं है तो हमारी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है ये देखो 2 तरीके से हो सकता है। या तो प्रॉफिट शेयरिंग उनके रिलेशनशिप जो उनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें डिनोट होना चाहिए कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे भाई, और प्रॉफिट शेयरिंग इतना इतना करेंगे, अपनी कैपिटल के हिसाब से कर लेंगे या किसी एक फिक्स परसेंटेज पे कर लेंगे। ये बात क्लियर पहले ही एग्रीमेंट में हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव जरूर होता है पार्टनरशिप में, ये याद रखना है, क्योंकि सब पार्टनर मिलते हैं तो उनका सिर्फ एक मतलब होता है हम प्रॉफिट शेयर करेंगे और साथ में लॉस भी शेयर करेंगे। प्रॉफिट के साथ अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको शेयर पार्टनर्स को मतलब शेयर करना पड़ेगा। ठीक है? अब लेकिन बात एक यहाँ पे ये आती है कि वो किस परसेंटेज में करेंगे। तो ये बात अभी मैंने बताई कि जब वो रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे, जो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, उसमें वो लिखेंगे कि हमें किस परसेंटेज में अपने प्रॉफिट को शेयर करना है। ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से पार्टनर्स पे कि वो अपना एग्री किस बात पे कर रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि अगर वो एग्री नहीं करते हैं, वो एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, जैसे कि ओरल एग्रीमेंट है या फिर उन्होंने इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, तब क्या सिचुएशन होगी, वो हम लोग आगे पार्टनरशिप डीड में डिस्कस करेंगे। अब इतना समझ लो कि प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप में, ये होना जरूरी है। ठीक है? एक पॉइंट और डेफिनेशन में आया था, हम लोग इसी डेफिनेशन को अभी देख रहे हैं कि कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी देम ऑफ ऑल एंड एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल क्या कहा था? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके बिजनेस को रन करेंगे, अपना मैनेजमेंट जो होगा, जो काम होंगे ऑफिस के या बिजनेस के, उसको सब मिलके करेंगे, या फिर सब में से कुछ लोग जो होंगे वो कुछ लोग मिल किस और लोगों के बिहाफ पे काम करेंगे। मतलब कि लेट करो कि अगर मेरे पास 4 पार्टनर्स हैं A B C D, और अगर D पूरा काम देख रहा है तो D A B C के बिहाफ पे काम करेगा, और ये बात भी इनके एग्रीमेंट पे लिखी होगी। तो ये बात एग्रीमेंट पे होगी कि किसको काम करना है, किसको नहीं करना है, लेकिन कोई किसी को बाउंड नहीं कर सकता है कि नहीं आप काम नहीं करोगे, आपको काम करना जरूरी है। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा जो चारों को मिलकर करना होगा। क्लियर? अब मन में ये आ रहा है, इतनी देर से हम लोग सुन रहे हैं कि क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड का नाम भी कई बार आ चुका है। अब हम लोग पार्टनरशिप डीड पे मूव करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात हम लोग और समझने वाले हैं, वो है राइट्स ऑफ पार्टनर। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपकी बुक्स में लिखा होगा, बुक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन जब आप ये एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको बुक्स में जो लिखा है वो और ईजिली समझ में आएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप जब ये वीडियो या लेक्चर्स देख रहे हो तो आप कोशिश करें कि अपनी बुक्स को साथ में लेके देखें। मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक आपकी बुक में आगे मिलता जाएगा आपको। ये नहीं है कि मैं एक टॉपिक छोड़ दूँ, एक टॉपिक आगे, उसको सीरियल वाइज चल रहा हूँ। सीरियल वाइज आपकी बुक में जो है, हाँ हो सकता है कि वहाँ पे राइट्स पार्टनरशिप डीड पहले दे दी हो, राइट्स बाद में दी हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सीक्वेंस में चलूँ। और बात कर लेते हैं अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। तो अब राइट्स ऑफ पार्टनर में अब ये समझना है कि पार्टनर के क्या राइट्स होंगे और क्या राइट्स नहीं होंगे। तो राइट का मतलब सबको पता है कि राइट्स क्या होते हैं, अधिकार।
कि पार्टनरशिप में जब वो पार्टनर्स होंगे तो बिजनेस में उनके क्या क्या राइट्स होंगे और क्या क्या राइट नहीं होंगे। तो सबसे पहला राइट तो ये होता है कि हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो बिजनेस में अपने मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, वो बिजनेस के काम में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वो जितनी भी बिजनेस में फिर जितने भी बिजनेस में काम हो रहे हैं उसमें कंसल्ट कर सकता है, वो और पार्टनर्स के साथ बुला के या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कंसल्ट कर सकता है किसी भी एक टॉपिक पे। उसको कुछ भी लग रहा है कि कुछ सही नहीं है या कुछ उसमें चेंज करवाना है तो वो सबके साथ कंसल्ट उस बात पे कर सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कंसल्ट ना करे, उसको कंसल्ट करना है वो कंसल्ट कर सकता है। थर्ड राइट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये समझ लो कि जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स का ये राइट होता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट वगैरह, वो जब मन हो तब वो देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं और अगर ज़रूरत लग रही है उनको तो वो उसकी एक फ़ोटो कॉपी या एक उसकी दूसरी कॉपी वो फर्म से मांग के अपने साथ अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए उनको ये पूरा राइट है, इस राइट से उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई पार्टनर कह रहा है फर्म में कि उसको सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स की कॉपी चाहिए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबकी कॉपी चाहिए उसको, तो उसको कॉपी प्रोवाइड करानी पड़ेगी फर्म को। अदर पार्टनर का ये राइट होगा कि उसको जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी कॉपी प्रोवाइड की जाए। फोर्थ, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करे एग्रीड रेशियो में। जितना उनका एग्रीमेंट हुआ हो उसमें जो रेशियो हो उस रेशियो में उनको प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना पड़ेगा, ये भी उनका राइट होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात ये है, राइट्स में एक चीज़ और आती है जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट ऑफ पार्टनर भी मैंने आपको 2-3 बताए हैं ये, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म में मनी इन्वेस्ट लगाता है, मनी देता है फर्म को लोन के फॉर्म में, ये याद रखना कि यहाँ पे पार्टनर किसको लोन दे रहा है, फर्म को लोन दे रहा है। ऐसे वो अपनी कैपिटल लगाएगा, उस कैपिटल से मतलब नहीं है। अगर कैपिटल के एडिशनल कैपिटल के अलग से वो कुछ पैसे फर्म को लोन के फॉर्म में दे रहा है तो ये फर्म की लायबिलिटी है कि उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाए लोन पे। अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में एग्रीमेंट किया हो तो उस एग्रीमेंट में उन्होंने लिख लिया हो कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा, कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है अगर फर्म को, तो वो सिंपल सा एक काम है कि हम उसको इतना इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर फर्म ने ये बात एग्रीमेंट में नहीं लिखी है कि अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब इस केस में पार्टनर को जितने भी पार्टनर ने जिसने भी लोन दिया है फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे एग्रीमेंट में हो और चाहे एग्रीमेंट में ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन उसको प्रोवाइड करना जरूरी है और ये इंटरेस्ट ऑन रेट जिस रेट से प्रोवाइड किया जाएगा वो है 6% पर एनम। 6% पर एनम के रेट से ये मस्ट हो जाता है कि हर पार्टनर को जो लोन प्रोवाइड कर रहा है फर्म को उसको क्या दिया जाए, उसको इंटरेस्ट दिया जाए। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि बुक में ये दे दिया या किसी सिलेबस में दे दिया, ऐसा नहीं है। ये पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये उस पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, चाहे आपके एग्रीमेंट में हो और चाहे एग्रीमेंट में ना हो, 6% पर एनम के हिसाब से। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट राइट जो आता है वो ये आता है कि पार्टनर्स अगर चाहें, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। अगर वो चाहें तो अपना एक रिटन कंसेंट दे के रिटायरमेंट ले सकते हैं जब उनका मन हो। इससे उनको कोई नहीं रोक सकता कि पार्टनर रिटायरमेंट नहीं ले सकते। एक रिटन एग्रीमेंट देना होगा और पार्टनर के पास पूरा राइट होता है कि वो फर्म से रिटायरमेंट ले ले। और
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फर्म के स्टार्टिंग में सपोज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर मैं कहूं कि फर्म के स्टार्टिंग में 4 पार्टनर थे, 2 साल बाद ये डिसाइड हुआ कि एक नए पार्टनर को बुलाएंगे, कि कोई 2 पार्टनर ने, सपोज ABCD 4 पार्टनर्स थे, और उसमें से C और D ने कहा कि हम लोग एक नए पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी और नया पार्टनर हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए ये हर पार्टनर का राइट है कि चाहे C और D एग्री है, B अगर एग्री हो जाए और लेकिन A एग्री ना हो, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। जब तक हर पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी, किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा राइट होता है पार्टनर के पास कि वो चाहे तभी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, अगर वो नहीं चाहते हैं तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। ये इतने राइट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए पार्टनरशिप के, कि क्या क्या पार्टनर्स के राइट होते हैं, क्या क्या डिस्कस किए। इसको एक बार मैं थोड़ा स्पीड में या रिवीजन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बात की थी कि पार्टनरशिप का ये राइट होता है कि पार्टनर्स का ये राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, जितने भी काम होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो जितने भी काम हो रहे हैं कंपनी फर्म में, जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी अफेयर्स हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, उसमें वो कंसल्ट कर सकते हैं, अपना वो दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं किसी भी काम में। थर्ड हम लोगों ने कहा था कि वो पार्टनर्स अपना, अगर वो चाहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने होते हैं उनकी कॉपी भी निकलवा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब चाहें वो चेक कर सकते हैं, लाइक जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, और वो चाहें तो उसकी एक कॉपी भी निकलवा के अपने साथ अपने पास रख सकते हैं। ये उनके राइट्स हैं। फोर्थ मैंने कहा कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा है, तब भी उनको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा 6% पर एनम के रेट से। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा कि हर पार्टनर का राइट होता है कि उसको जब मन हो तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। उसको एक रिटर्न एग्रीमेंट देना होगा, एक रिटर्न कंसेंट देना होगा, और रिटर्न कंसेंट के फॉर्म में वो रिटायरमेंट कंपनी फर्म से ले सकता है। फिर मैंने बताया एक लास्ट पॉइंट कि कोई भी पार्टनर है उसके पास ये राइट होता है कि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन वो रोक सकता है। अगर वो नहीं चाहता किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो तो वो साफ मना कर सकता है, और उसके पास ये राइट है कि अगर उसने मना कर दिया तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता, चाहे सारे पार्टनर तैयार। ये इतने राइट्स थे पार्टनरशिप फर्म के जो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो टॉपिक आएगा वो पार्टनरशिप डीड का आएगा। पार्टनरशिप डीड का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप डीड है इसी से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे उसमें यहीं से पूरी हेल्प मिलेगी कि कंपनी पार्टनरशिप डीड, जो फर्म है वो पार्टनरशिप डीड फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं कर रही है तो वो क्या करेगी, और अगर वो पार्टनरशिप डीड उसने बनाई है, उसने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया है तो वो क्या करेगी। अगर उसने रिटर्न एग्रीमेंट किया है तो पार्टनरशिप डीड बनी होगी, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो क्वेश्चंस में उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो क्वेश्चन में उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। इसका एक एग्जांपल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है या जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया जाता है, ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका एक एग्जांपल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होता है, चाहे किसी की कितनी भी कैपिटल हो। ये कुछ बातें हैं जो हमें आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है, और अगर कुछ नहीं लिखा जाता है तो उसका इफेक्ट आगे क्या होता है। ये बातें हम लोग कल की क्लास में, या मैं जो इसके बाद की क्लास अपलोड करूंगा मैं उसमें डालूंगा। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप डीड को पढ़ लेंगे, और आई थिंक पार्टनरशिप डीड को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। हम लोग फिर सीधे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पहुँच जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत इस वीडियो में आपको लग रही हो या फिर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, या मेरा जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझको। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए है क्लास, पूरी तरह से आपके हेल्प के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन में आपके टीचर्स नहीं आ पा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और आपका ईयर ना वेस्ट हो। तो आप इस पर फोकस करें, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और जितनी भी मैं बातें यहाँ बता रहा हूँ, ये सब बातें अगर आप बुक लेके पढ़ेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
और अगर आप मेरी बातों को समझ के माइंड में सेट करके फिर आप उसको खुद से नोट डाउन कर लें तो आपके लिए और बेनिफिशियल है। आपको बस ये समझना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लगाएंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर अभी ध्यान दे देते तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इस पर ध्यान दीजिए, आगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी उस पर आपको इसका जो इफेक्ट आएगा वो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, बहुत ईजिली आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, अगर वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आपको ना लग रही हो, मैं कल वीडियो और अपलोड करूंगा तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इकोनॉमिक्स जो एक थोड़ा सा टिपिकल एस्पेक्ट है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा लगता है। मैंने ICSE में बहुत 2-3 स्कूलों के बच्चों को मैंने देखा है कि उनका रिजल्ट जो है 11th का वो इकोनॉमिक्स की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ। वो सब में अच्छा कर रहे थे, हर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे थे, सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम कहीं इकोनॉमिक्स में, कहीं कॉमर्स में, किसी को इकोनॉमिक्स में, बट ज़्यादातर जो मेरे पास सुनने में मुझे आए, जो मेरे पास केसेस आए कि वो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम उनको बहुत थी। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी मैं ICSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को फॉलो करूँगा। ICSE की जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूँगा। अगर CBSE का भी कोई है और CBSE में उसको प्रॉब्लम है तो वो CBSE की मुझे अपनी बुक का वो भेज दे, कौन से राइटर्स हैं, कौन सा पब्लिकेशन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक करके उसमें भी कुछ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको 1-2 दिन में मिलने लगेंगे, उसके लिए अलग अलग टाइम पे अलग क्लास अपलोड हो जाएगी। अभी अकाउंट्स में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी कहीं भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को लेके, ऐसा नहीं पढ़ाई को लेके, अगर पढ़ाई समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूव हो सकता है, तो आप मुझे तुरंत बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप वीडियो पे फोकस कीजिए। अभी आपको ये थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, हो सकता लगे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं किसी भी टाइम आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, चाहे रात हो चाहे दिन। इस समय आप अपनी पढ़ाई पे जितना फोकस कर लेंगे, आपके लिए वो 12th जब आएगा, जब फाइनल्स एग्जाम आएंगे, वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर अभी आपने ढील दे दी कि लॉकडाउन है, स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, तो ये समझिए आप जब स्कूल खुलेगा तो आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल का सिलेबस, ऑनलाइन वीडियोस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो उतने चैप्टर उनके कंप्लीट हो गए। स्कूल वालों को ये समझ लीजिए कि जितने आपको चैप्टर्स आपको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए गए वो उनके चैप्टर्स कंप्लीट हैं। अब वो जब स्कूल खुलेगा तो आगे नया सिलेबस बढ़ेगा, और जब नया सिलेबस होगा तो आप पुराना नहीं कवर कर पाएंगे। या आपकी कोचिंग जब खुलेंगी, अगर आप किसी भी ट्यूटर से घर पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल उसी पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली इन पे फोकस कीजिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो मैंने वीडियो डाली है, इन पे आप जितना फोकस करेंगे आपके उतना अच्छा। तो आज के लिए थैंक यू। कल फिर आपको नए आगे की वीडियो, इसके आगे का सेक्शन मिलेगा। आई थिंक कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हम लोग कुछ फॉर्मेट वगैरह डिस्कस कर लेंगे, इतना तो मेरा फिक्स है। और इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपको 1-2 दिन में बहुत ही जल्दी मिलने लगेंगे। बट आपका फीडबैक अवेटेड है, आप जितना जल्दी अपने फीडबैक बताएंगे तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, मुझे और अच्छा पता चलेगा कि कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।